आप सभी को मेरा नमस्कार। आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस में प्राचीन भारत और सनातन संस्कृति में जन्मे कुछ ऋषियों और आचार्यों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की झलकियां तो देखी ही होंगी। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जल, जो इस धरा पर हमारे जीवन का आधार है, एक लंबे समय तक वर्षा, नदियों का प्रवाह, झरने, यह सब मनुष्यों को सोचने पर विवश करते रहे। जल के इन पहलुओं पर प्राचीन भारतीय ऋषियों ने अद्भुत कार्य किया था। जब होमर जैसे ग्रीक फिलोसोफर्स कहते थे कि भूभाग जल पर फ्लोट करता है, बार्थोलोम्यू ऑफ इंग्लैंड और एथनासियस किर्चर जैसे पश्चिमी विद्वान कहते थे कि महासागर भूमिगत जल को ऊपर की ओर धकेलते हैं, जिससे नदियों में जल भरता है। उस समय से हजारों वर्ष पूर्व भारत के विद्वान जल की गति की गहनता जान चुके थे। एरिस्टोटल जैसे विद्वानों ने भी इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया था, पर भारतीय ज्ञान के आगे वह फीका ही है। यदि आपने अंत तक यह वीडियो देख ली तो मुझे विश्वास है कि आप अचंभित रह जाएंगे। तो झट से विषय को जान लेते हैं। चैप्टर 1, ब्रीफ ज्ञान। पृथ्वी पर जल की मात्रा एक सी रहती है, पर जल एक रिजर्वोयर से दूसरे रिजर्वोयर में ट्रांसफर होता रहता है, जिसे हम वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, जिसमें पृथ्वी के सरफेस के ऊपर और नीचे जल की चाल एक्सप्लेन की जाती है, जैसे ओशियंस, लेक्स आदि से इवेपोरेशन होना, पौधों और पेड़ों से ट्रांसपायरेशन होना, इस जल का कंडेंसेशन होना, वर्षा होना, रिवर्स ग्राउंड वाटर का पूर्ण होना और इस जल का वापस समुद्र में जाना, और ग्राउंड वाटर का ट्रांसपायरेशन और सरफेस वाटर का फिर से इवेपोरेशन होना। ये वाटर साइकिल की एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। जल की इस गति के अलग अलग पहलुओं पर प्राचीन भारतीय लोगों ने विस्तृत कार्य किया था। तो आइए अब उन्हें जानते हैं। शुरुआत हल्की लगेगी पर अंत चौंकाने वाला होगा। तो अब देखते हैं चैप्टर 2, वारामिहिर एंड रेन। लगभग 550 ईस्वी में भारत में वारामिहिर नामक प्रखर गणितज्ञ और खगोलज्ञ अपने शोध में जुटे थे। इन्होंने वृहत संहिता की रचना की थी और इसमें रेन गोजेस, ग्राउंड वाटर डिटेक्शन, इवन वर्षा होने से पूर्व के संकेतों पर विस्तृत ऑब्जर्वेशंस नोट की गई थी। अध्याय 23 का श्लोक 2 देखिए। द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल शुड बी डिटरमाइंड through a gauge whose diameter is 1 cubit and when it contains 50 palas it will be equal to 1 adhak। मतलब वारामिहिर के समय रेनफॉल का मापन तो किया ही जाता होगा। वारामिहिर ने ग्राउंड वाटर पर भी पूरा एक अध्याय लिख डाला था। अध्याय 54, दकरगलम। पहले ही श्लोक में वो कहते हैं, जस्ट एज देयर आर वेन्स इन ह्यूमन बॉडी इवन सो डू दे अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स एग्जिस्ट, सम हायर अप अदर्स लोअर डाउन इन द अर्थ। द वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई विद द सेम कलर एंड टेस्ट assumes various colors and taste owing to the differences in the nature of the earth। वारामिहिर यहाँ अंडरग्राउंड वाटर की बात करते हुए यह भी बता रहे हैं कि वर्षा का जल एक सा है, पर अलग अलग भूमि के मेल से उसमें अलग अलग गुण आ जाते हैं। वारामिहिर ने बहुत से ऐसे लक्षण भी बताए थे जिनसे पता लगाया जा सकता था कि भूमिगत जल कहाँ मिलने की संभावना है। जैसे अध्याय 54 के श्लोक 6 में कहा गया है, यदि किसी जल विहीन क्षेत्र में कोई पेड़ फलता फूलता दिखे तो वहाँ 7 से 5 क्यूबिट्स की गहराई पर 3 क्यूबिट पश्चिम की ओर पानी होगा। इसी प्रकार ग्राउंड वाटर की डिटेक्शन से जुड़े कई ऑब्जर्वेशंस आपको यहाँ मिलेंगे। श्लोक 9 कहता है, अगर जम्बू वृक्ष के पूर्व में पास ही में चींटियों का टीला हो तो वृक्ष से 3 क्यूबिट दक्षिण में 10 क्यूबिट गहराई पर मीठा जल होगा। आपको लगता होगा कि ये क्या बकवास है, पर EAV प्रसाद, जो वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी के प्रोफेसर थे, उन्होंने इन लक्षणों का यूज करते हुए बारंबार सक्सेसफुली ग्राउंड वाटर डिटेक्शन किया था। 1980s में जब जामनगर सूखे से ग्रसित था, तब उन्हें ग्राउंड वाटर डिटेक्शन के लिए लाया गया था और वारामिहिर के दिए सिद्धांतों के साथ उन्होंने 15 दिनों में 51 ग्राउंड वाटर स्पॉट्स ढूंढ डाले थे। 1981 में आंध्रा में उन्होंने 300 साइट्स आइडेंटिफाई कर डाली थी। इस अध्याय में वारामिहिर ने अनेकों ऐसे लक्षण वर्णित किए हैं। न केवल ग्राउंड वाटर, अपितु वारामिहिर ने वर्षा का पूर्वानुमान लगाने हेतु भी अनेकों ऑब्जर्वेशंस दी हैं। जैसे अध्याय 28 का श्लोक 3, इफ ड्यूरिंग द रेनी सीजन द सन एट राइजिंग कैन नॉट बी लुक्ड एट ऑन अकाउंट ऑफ हिज डेज़लिंग ब्रिलियंस एंड अपीयर लाइक मोल्टन गोल्ड और possess the pure luster of beryl, or if he burns with intense heat at the zenith of the sky, there will be rain on the very same day।
श्लोक 7 के अनुसार ants shifting their eggs without any trouble, snakes mating and climbing down the trees and cows stampede are signs of rain। शायद ये ऑब्जर्वेशंस की कीन सेंस ही है जो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध किसान केवल हवा की क्वालिटीज और प्राकृतिक चिन्हों से वर्षा का पूर्व अनुमान लगा लेते हैं। तो अब आप ही बताइए, बिना जल चक्र के ज्ञान के भूमिगत जल, वर्षा का अनुमान, वर्षा का मापन, इन सब के विषय में ऑब्जर्वेशंस रख डालना, क्या यह संभव है? पर अब समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं। चैप्टर 3 कौटिल्य एंड रेन। 3rd सेंचुरी BCE के आसपास भारत की धरा पर एक प्रबुद्ध व्यक्ति शासन प्रशासन की प्रणाली को और डेवलप कर रहा था और उन्होंने एक गहन ग्रंथ रचा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में एक कथन आता है, देयर शैल बी अ रेन गोज इन द कमोडिटी वेयर हाउस। मतलब उस समय भी रेन गोजिंग किसी न किसी रूप में होती ही थी। इतना ही नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में होने वाली अलग अलग मात्राओं की वर्षा का मापन भी किया जाता था। जरा यह पढ़िए, द क्वांटिटी ऑफ रेन दैट फॉल्स इन द कंट्री ऑफ जंगला इज 16 द्रोणा, हाफ एज मच मोर इन मोस्ट कंट्रीज अनुपन्नम एज टू द कंट्रीज विच आर फिट फॉर एग्रीकल्चर, 13.5 द्रोणास इन द कंट्री ऑफ अस्मकाज, 23 द्रोणा इन अवंती and immense quantity in western countries, the borders of the Himalaya and countries where water channels are made of in agriculture। तो स्पष्ट है कौटिल्य जी के समय वर्षा के मापन की डीप अंडरस्टैंडिंग तो रही ही होगी। पर अब समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं। चैप्टर 4 ऋषिकणाद एंड रेन। ऋषिकणाद का नाम तो आप जानते ही हैं। जल के संदर्भ में इन्होंने वैशेषिक सूत्र में कई रोचक बातें कही हैं। आइए साथ में पढ़ते हैं। अध्याय 5 सूत्र 3 मेघस्थ जलों का संयोग के अभाव में गुरुत्व से पतन होता है। जल कण इकट्ठे होने से इतने गुरु हो जाते हैं कि वायु उनको धार नहीं सकता, तो गुरुत्व के कारण वे नीचे गिर पड़ते हैं। यही बरसना है। अध्याय 5 सूत्र 4 द्रवत्व से बहना होता है। अब पृथ्वी पर गिरे हुए जल जो बहने लगते हैं, इसमें द्रवत्व हेतु है। अध्याय 5 सूत्र 5 किरणें वायु के संयोग से आरोहण कराती हैं, वही जल फिर वर्षा के रूप में गिरते हैं। अध्याय 5 सूत्र 6 किरणों का जल को धकेलने का जो प्रबल वेग है, उस वेग से और किरण संयुक्त उष्ण वायु के संयोग से जलों का आरोहण होता है। तो बेसिकली यहाँ कहा जा रहा है कि सनरेज की हीट और गर्म हवाओं के संपर्क से इवेपोरेशन होता है। जैसे अग्नि पर धरी बटलोई के जल तेज, दैट मीन्स हीट के प्रबल नादन से और तेज संयुक्त यानी हीट वाली वायु के संयोग से ऊपर चढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज रियली इंटरेस्टिंग। वृक्ष के मूल में सींचे हुए जल वृक्ष की जड़ों, तने, डाल, डाली, पत्तों में फैलते हैं, जिससे वृक्ष की पुष्टि होती है। यह उनका फैलना वृक्ष में जो मूल से लेकर पत्तों तक सूक्ष्म नाड़ियां हैं, इस अदृष्ट शक्ति से उनमें रस का आकर्षण होना है। इससे वृक्ष जीता रहता है। अध्याय 5 सूत्र 8 ये जो ओले व बर्फ गिरती है और गिरी हुई फिर पिघलती है, यह तेज दैट मीन्स हीट के संयोग विशेष से होता है। एक विशेष मात्रा में जब हीट का संयोग रह जाता है तब जल जम जाते हैं। यह हीट बहुत थोड़ा होता है, अतएव ओले और बर्फ जल से अधिक शीतल होते हैं। उसमें बाहर से और अधिक हीट के प्रवेश करने से ओले और बर्फ पिघल कर जल बन जाते हैं, अतएव जल उतना ठंडा नहीं रहता है। क्या अब आपको थोड़ी हैरानी हुई है? एडमिनिस्ट्रेटर्स और वैज्ञानिक ही नहीं, हमारे ऐतिहासिक महाकाव्यों को सुगठित करने वाले साहित्यिक विद्वानों ने भी बड़े कैजुअली अपनी रचनाओं में मोटरसाइकिल के कुछ पहलू रख डाले थे। तो आइए अब देखते हैं चैप्टर 5 द बिग पोएटिक गन्स एंड सीक्रेट्स ऑफ वाटर। महाभारत के शांति पर्व का यह श्लोक देखिए। जो वायु चारों समुद्रों के जल को धारण कर रहा है, जो वायु समस्त जल उठा के आकाश में जीमूत नामक मेघों के निमित्त लाता है, क्या यहाँ एयर में मॉइस्चर होना और उसका फिर बादलों में परिवर्तित होना नहीं बताया जा रहा? एक श्लोक और देखिए। जड़ से वृक्ष जल पीते हैं, जैसे मनुष्य ऊपर को जल खींचता है, वैसे ही वृक्ष भी वायु से संयुक्त होकर मूल के जरिए जल खींच कर पीता है। अब आप सोचिए कि यदि यह तथ्य ना पता हो तो ट्रांसपायरेशन की अवधारणा कैसे बनेगी? वेद व्यास ही नहीं, वाल्मीकि जी ने भी कुछ सरप्राइजिंग चीजें बताई थी। रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 105 का श्लोक 20 अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषाम प्राणी नामिह आयुंषि अक्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमीमांशवः। दिन रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसार में सभी प्राणियों की आयु का तीव्र गति से नाश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म में जल को शीघ्रता पूर्वक सोखती रहती हैं।
क्या यहाँ यह नहीं कहा जा रहा कि सन कॉजेज एवेपोरेशन? पर चलो एक श्लोक और देखते हैं। किष्किंधा कांड 28वां सर्ग श्लोक 3। यह आकाश स्वरूपा तरुणी सूर्य की किरणों द्वारा समुद्रों का रस पीकर कार्तिक आदि 9 मासों तक धारण किए हुए गर्भ के रसों में जल रूपी रसायन को जन्म दे रही है। क्या आपको यहाँ एवेपोरेशन और क्लाउड फॉर्मेशन की झलक मिल रही है? अब समस्या ये है कि प्राचीन भारत के एडमिनिस्ट्रेटर्स, वैज्ञानिक और यहाँ तक कि महाकवि सब वाटर साइकिल से जुड़े पहलुओं पर कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, पर इन सब की जड़ क्या है? चैप्टर 6 प्रोबेबल रूट्स ऑफ देयर इनसाइट्स। अगर मैं कहूँ अभी तक आपने जो कुछ भी देखा उसकी जड़ें वेदों में निहित है, तो मैं जानता हूँ कई लोगों को यह अजीब सा लगेगा, पर वेदों में वाटर साइकिल से जुड़ी कई बातें हैं। इस चैप्टर को अंत तक अवश्य देखना। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 6 का मंत्र 10 इवेपोरेशन का वर्णन करता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी में स्थित हुए जलादि पदार्थों को भिन्न भिन्न करके बहुत छोटे छोटे कर देती है। इसी से वे पदार्थ पवन के साथ ऊपर को चढ़ जाते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का मंत्र 6 कंडेंसेशन का भी हिंट देता है। जैसे समुद्र के जलकण अलग हुए आकाश को प्राप्त होकर वहाँ इकट्ठे होके वर्षते हैं। ऋग्वेद नदियों के परिपूर्ण होकर बहने का कारण भी सूर्य को ही बतलाता है। प्रथम मंडल के 32वें सूक्त का मंत्र 14 सूर्य से अनेक प्रकार की ताड़ना और खींच का ढेर को प्राप्त होकर मेघ इधर उधर देश देशांतर में अनेक नदी व नाड़ियों को पूर्ण करता है। इस मेघ की उत्पत्ति का सूर्य से भिन्न कोई निमित्त नहीं है। अथर्ववेद कांड 2 सूक्त 3 मंत्र 1 में नदियों के सोर्स ग्लेशियर्स का भी हिंट है। हिम वाले पर्वतों से नदियां ग्रीष्म ऋतु में बहती रहती हैं। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें और इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 12 मंत्र 12 जिसमें रक्त आदि दैट मीन्स रेड वर्ण युक्त 7 प्रकार की किरण विद्यमान है, वही सूर्य लोक वर्षा द्वारा नदी और नदों को अच्छे प्रकार से परिपूर्ण करता है और फिर ऊपर को जल खींच के धारण करता है और फिर वर्षाता है। अथर्ववेद कांड 1 सूक्त 32 मंत्र 4 जल सूर्य की किरणों से आकाश में जाकर फिर पृथ्वी में प्रविष्ट होता है, वही फिर पृथ्वी से आकाश में जाता और पृथ्वी पर आता है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 6 मंत्र 4 जो जल सूर्य व अग्नि के संयोग से छोटा छोटा हो जाता है उसको धारण कर और मेघ के आकार को बना वायु ही फिर से उसे वर्षाता है। चलो अब आपको अचंभित करते हैं। वेदों में ट्रांसपायरेशन की ओर भी ध्यान खींचा गया है। यजुर्वेद अध्याय 28 मंत्र 20 जैसे वनस्पति ऊपर जल चढ़ाकर मेघ को बढ़ाते हैं, मतलब पेड़ पौधे जड़ों से जल ऊपर ले जाकर क्लाउड फॉर्मेशन में सहयोग करते हैं। Isn't it the concept of transpiration? ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 27 मंत्र 23 आकाश में से मेघ जल बरसाते हैं, पृथ्वी के वनस्पति आदि पदार्थों को मेघ वायु और सूर्य उत्पन्न तथा पुष्ट करते हैं। सूर्य जलों को भाप रूप में ऊपर खींचता है और वायु उन्हें धारण करता है, पुनः वृष्टि रूप में जल वर्षता है। मेरा इस वीडियो के पीछे निहित उद्देश्य है हमारे सनातनी भाइयों और बहनों में सोए हुए ऋषि कणाद, चाणक्य और वारामिहिर को जगाना, जो शायद ब्रिटिशर्स और लिबटार्ड्स के द्वारा सींचे गए इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से आज भी ग्रसित हैं। पर आप चिंता ना करें क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।